हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 1 के पार्ट 3 को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर्स के वीडियो देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें या फिर अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर 1 के पार्ट 1 को और पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम चैप्टर 1 के पार्ट 3 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th century यूरोप, you will find that there were no nation states as we know them today. अगर आप मिड 18th सेंचुरी यूरोप के मैप को देखेंगे तो आपको वैसे नेशन स्टेट्स देखने को नहीं मिलेंगे जैसे आज के यूरोप में है। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं। What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons, whose rulers had their autonomous territories. आज जिन्हें हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, वे उस वक्त किंगडम्स में डिवाइडेड थे, डचीज और कैंटन्स में बटे हुए थे, जिनके रूलर्स का अपना अपना ऑटोनॉमस टेरिटरी था, जहां पे वे शासन करते थे। जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब राजशाहियों, डचियों और कैटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज within the territories of which lived diverse peoples. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज यानी निरंकुश शासकों का राज था। इन टेरिटरीज में तरह तरह के लोग रहते थे, मतलब अलग अलग रेस के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर के लोग एक ही एम्परर के अंडर में रहते थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often, they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. इन टेरिटरीज में जो लोग रहते थे, वे एक कॉमन कल्चर या कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर नहीं करते थे। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. For example, ऑस्ट्रिया हंगरी पे शासन करने वाला हैब्सबर्ग एम्पायर कई अलग अलग रीजन्स और लोगों को जोड़कर बना था। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इट इंक्लूड्स द एल्पाइन रीजन्स, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेटेनलैंड, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. It also included the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. इसमें एल्पाइन रीजन्स के टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड शामिल था। साथ ही बोहेमिया भी शामिल था, जहां जर्मन स्पीकिंग कुलीन वर्ग
यानी एरिस्टोक्रेटिक क्लास ज्यादा थी। हैब्सबर्ग एम्पायर में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थे। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेंटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। इन हंगरी, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. In Galicia, the aristocracy spoke Polish. हंगरी में आधी जनसंख्या मग्यार भाषा बोलती थी और बाकी लोग विभिन्न भाषाएं बोलते थे। गलिशिया में कुलीन वर्ग पॉलिश भाषा बोलता था। हंगरी में आधे लोग मग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गलिशिया में कुलीन वर्ग पॉलिश भाषा बोलता था। Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples, Bohemians and Slovaks to the north, Slovenes in Carniola, Croats to the south, and Romans to the east in Transylvania. इन डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा यानी जर्मन स्पीकिंग, magyar स्पीकिंग एंड पॉलिश स्पीकिंग ग्रुप्स के अलावा हैब्सबर्ग एम्पायर के बाउंड्रीज के भीतर बहुत बड़ी जनसंख्या में खेती करने वाले लोग प्रजा के रूप में रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ में बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स, कार्नियोला में स्लोवेंस, साउथ में क्रोट्स और ईस्ट में ट्रांसल्वेनिया में रोमन्स रहते थे। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर बाहरी जनसंख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. इतने डाइवर्स लोग रहते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, सबके कल्चर अलग थे, इसलिए उनके अंदर पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी और ना ही उनके अंदर पॉलिटिकल यूनिटी को बढ़ावा देना आसान था। इन डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल को जो एक चीज जोड़े हुए थी, वो थी एम्परर के प्रति कॉमन एलिजियंस। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज? राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सोशली एंड पॉलिटिकली a landed aristocracy was the dominant class on the continent. सोशली और पॉलिटिकली भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एरिस्टोक्रेटिक क्लास ही डोमिनेंट क्लास थी, क्योंकि वे जमीन के मालिक थे, मतलब वे वहां के जमींदार थे। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वेयर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। एरिस्टोक्रेटिक क्लास के मेंबर्स डिफरेंट रीजन्स में रहते हुए भी एक कॉमन वे ऑफ लाइफ को शेयर करते थे, मतलब सब एरिस्टोक्रेटिक क्लास मजे की लाइफ जीते थे। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। वे ग्रामीण क्षेत्रों में एस्टेट्स के मालिक थे और शहरों में हवेलियों के मालिक थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। वे हाई सोसाइटी में बातचीत करने के लिए या डिप्लोमेसी के काम के लिए फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। देयर फैमिलीज वेयर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। एरिस्टोक्रेटिक क्लास के परिवार भी एक दूसरे से वैवाहिक संबंधों से जुड़े होते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप। ये पावरफुल एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप संख्या में बहुत कम थे, मगर ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग
संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पिजेंट्री। कृषि से जुड़े लोग ज्यादा थे। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। To the west, the bulk of the land was framed by tenants and small owners, while in Eastern and Central Europe, the pattern of landholding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. वेस्टर्न यूरोप में ज्यादातर टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स खेती करते थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जमीन एस्टेट्स में यानी जागीरों में बटी थी और इन भूमि पर सर्फ यानी भूदास खेती करते थे अपने मालिकों के लिए। टेनेंट्स का मतलब है लैंड एक बड़ा लॉर्ड ओन करता था जिसे वे किराए पर किसानों को खेती करने के लिए देते थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। In western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड में जब ग्रोथ हुआ तो इससे शहरों का विकास हुआ, और जब शहरों का विकास हुआ तो एक कमर्शियल क्लास का विकास हुआ जिनका एग्जिस्टेंस मार्केट के लिए प्रोडक्शन पर टिका हुआ था। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of the German states, it occurred only during the 19th century. 18th century के सेकेंड हाफ में मतलब 1750 के बाद इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, बट फ्रांस और जर्मनी के कुछ भागों में 19th सेंचुरी के दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। In its wake, new social groups came into being, a working class population and middle classes made up of industrialists, businessmen, professionals. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो नए नए सोशल ग्रुप्स सामने आए। इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स का एक ग्रुप सामने आया जिसे वर्किंग क्लास पॉपुलेशन कहा गया। इसमें एक मिडिल क्लास भी उभर कर सामने आया। इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स के ग्रुप को मिडिल क्लास कहा गया। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्रों के लोगों से बने। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, these groups were smaller in number till late 19th century. सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में लेट 19th सेंचुरी तक ये ग्रुप कम थे क्योंकि यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट शुरू हुआ था। जो एलाइट क्लास होती है, प्रिविलेज्ड क्लास होती है, वो हमेशा छोटी होती है। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। It was among the educated, liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाले लोग थे, उनको ये आइडिया आया था कि एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को खत्म करके नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देना है। ये विचार उनके मध्य काफी लोकप्रिय हुआ क्योंकि जब मिडिल क्लास पैसे कमाने लगी तो उन्होंने पाया कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोगों को बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस प्राप्त थे जो उन्हें पसंद नहीं आया क्योंकि अब वे भी सोसाइटी में ऊपर की ओर उठ रहे थे। तो इसलिए एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को खत्म करके उन्होंने नेशनल यूनिटी को बढ़ावा दिया। कुलीन विशेषाधिकारियों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वे आर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लाइबर मीनिंग फ्री। अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप में
नेशनल यूनिटी का जो विचार था वो लिबरलिज्म के विचार के काफी करीब था। लिबरलिज्म लैटिन वर्ड लाइबर से निकला है, जिसका मतलब है फ्री होना, आजाद होना। यूरोप के 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातीन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान जो नया मिडिल क्लास उभरा, उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब था इंडिविजुअल यानी व्यक्ति की आजादी और कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। पॉलिटिकली, इट emphasized द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय consent। पॉलिटिकली लिबरलिज्म एक ऐसे गवर्नमेंट की बात करता था जो लोगों के सहमति से बनी हो। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में लिबरलिज्म का मतलब रहा है ऑटोक्रेसी को खत्म करना, यानी मोनार्की को खत्म करना, क्लेरिकल प्रिविलेजेस यानी पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों को खत्म करना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिबरलिज्म संविधान की बात करता था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के फेवर में था। 19th सेंचुरी में लिबरल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के इंपॉर्टेंस पर जोर देने लगे थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। Yet, equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब यूनिवर्सल सफराज नहीं था, मतलब सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। सफराज, द राइट टू वोट, मताधिकार, वोट देने का अधिकार। You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिबरल डेमोक्रेसी में जो फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया, वो था जिन पुरुषों के पास प्रॉपर्टी थी, केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिला और इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार मिला, बाकी लोगों को यह अधिकार नहीं मिला। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। Men without property and all women were excluded from political rights. Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage. महिलाओं को और जिन पुरुषों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको पॉलिटिकल राइट्स से वंचित रखा गया था। बहुत ही कम समय के लिए जैकोबिन रूल के दौरान एडल्ट मेल्स को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन तब भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced the women to the status of a minor, subject to the authority of fathers and husbands. जब नेपोलियनिक कोड आया तो मताधिकार को सीमित कर दिया गया और फीमेल्स को माइनर का दर्जा दिया गया और महिलाओं को पिता और पतियों के अधीन कर दिया गया। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। Throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. पूरे 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में महिलाएं
और जिन पुरुषों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी वे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए डिमांड करते रहे। उन्होंने आंदोलन भी किए। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital. इकोनॉमिक सेक्टर में लिबरलिज्म का मतलब था मार्केट्स में फ्रीडम और गुड्स एंड कैपिटल के मूवमेंट पे जो स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें खत्म करने के भी फेवर में था लिबरलिज्म। मार्केट में फ्रीडम का मतलब था कि किसी भी सामान को बेचा और खरीदा जा सकता था। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। ड्यूरिंग द 19th century, this was a strong demand of the emerging middle classes. 19th सेंचुरी के दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण उभरते मिडिल क्लास की ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड्स थी। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की ये जोरदार मांग थी। Let us take the example of the German speaking regions in the first half of the 19th century. आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। Napoleon's administrative measures had created out of the countless small principalities a confederation of 39 states. नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के कारण बहुत सारे स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज को जोड़कर 39 स्टेट्स क्रिएट किया गया और इन 39 स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन क्रिएट हुआ। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। Each of these possessed its own currency and weights and measures. इन 39 स्टेट्स के अपने अपने खुद के करेंसी थे, इनका अपना खुद का वेट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम था। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 customs barriers and pay a customs duty of about 5% at each one of them. 1833 में एक व्यापारी को हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग में जाकर गुड्स बेचने के लिए 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता था। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। ड्यूटीज ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। गुड्स का जितना वेट या मेजरमेंट होता था उसी हिसाब से उस गुड्स पर ड्यूटीज लगाए जाते थे। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। As each region had its own system of weights and measures, this involved time consuming calculation. हर क्षेत्र का अपना अपना वेट्स एंड मेजरमेंट्स का सिस्टम था, इसके कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता था। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। The measure of cloth, for example, was the LA, which in each region stood for a different length. कपड़ों को मेजर करने का यूनिट का नाम था LA, बट हर क्षेत्र में LA की लंबाई अलग अलग थी। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना LA था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। An LA of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth. In Mainz, 55.1 centimeter. In Nuremberg, 65.6 centimeter. In Freiburg, 53.35 centimeter. अगर एक एले कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेन्स में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes, who argued for the creation of a unified economic territory, allowing the unhindered movement of goods, people and capital. नए कमर्शियल क्लास के लिए ऐसे कंडीशंस इकोनॉमिक एक्सचेंज में बाधा उत्पन्न करते थे। नए इकोनॉमिक क्लास की डिमांड थी कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी क्रिएट की जाए जिसमें गुड्स एंड कैपिटल और लोगों का मूवमेंट फ्रीली हो सके, मतलब सामान वगैरह को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से बेचा और खरीदा जा सके।
नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। In 1834, a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. 1834 में प्रशा के इनिशिएटिव पे कस्टम यूनियन, जिसे जॉल्वेरिन बोला जाता था, उसका क्रिएशन हुआ और उसे मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन किया था। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉल्वेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। The union established tariff barriers and reduced the numbers of currencies from over 30 to 2. इस यूनियन ने टैरिफ बैरियर्स को खत्म कर दिया और डिफरेंट रीजन्स में 30 से ज्यादा करेंसीज को कम करके 2 कर दिया। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिम्युलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। रेलवेज का नेटवर्क जब क्रिएट हुआ तो उससे गुड्स एंड कैपिटल के मूवमेंट में आसानी हुई, जिससे इकोनॉमिक सेक्टर में ग्रोथ हुआ, जिससे नेशंस को यूनिफाई करने में सहायता मिली। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स गोइंग एट द टाइम। उस वक्त जो डिफरेंट रीजन्स के लोगों में इकोनॉमिक सेक्टर को अच्छा करने के लिए जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म की भावना पनप रही थी, उसने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को भी बढ़ावा दिया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 4 को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।